आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला लिखा है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। पहला क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। आंसर है, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति। मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग हो। मध्यकाल में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो समाज आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसके बाद हमारे हैं सही गलत। तो पहला लिखा है, सन 700 के बाद। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते, तो इसका उत्तर है सही। 700 के काल के बाद के जो संबंध में अभिलेख हैं वो नहीं मिलते। आंसर है करेक्ट, सही। खा वाला है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना करी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस काल में मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना करी थी। ग वाला है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। तो इसका उत्तर भी सही है। घा वाला है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये बात गलत है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक नहीं था। इसके बाद हमारे खाली स्थान है। खाली स्थानों में पहला लिखा है, अभिलेखागारों में ब्लैंक रखे जाते थे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अभिलेखागारों में दस्तावेज रखे जाते थे। तो इसका उत्तर है दस्तावेज। खा वाला है, 14वीं शताब्दी का इतिहासकार था। कौन था? तो इसका उत्तर है जयउद्दीन वर्णी। जयउद्दीन वर्णी 14वीं शताब्दी का इतिहासकार था। ब्लैंक और ब्लैंक इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं? आलू और मक्का, चाय, कॉफी। इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। इसके बाद हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, इस काल में कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। इस काल में जो परिवर्तन हुए प्रौद्योगिकी, उस परिवर्तन की तालिका दें। तो इसका उत्तर है 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों के दौरान अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नि शस्त्रों मतलब कि बारूद वाले और हथियार वाले, इनका प्रयोग शुरू हो गया था। 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नि शस्त्र। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए। लोगों में दैविक आस्था वैयक्तिक स्तर पर मतलब व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। जो ब्राह्मण हुआ करते थे, इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक भी थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। जो ब्राह्मण होते थे, इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं शताब्दी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ।
नेक्स्ट है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदल गया। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन आए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका अर्थ गंगा और यमुना के बीच स्थित क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। शब्द हिंद के ही समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। 7वां क्वेश्चन है जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? इसका उत्तर है जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं, जिससे कि वे अपनी के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकें। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जी पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने अपने गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। जातियां स्वयं नियम बनाती थीं, जिससे वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित सकें। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिससे कुछ इलाकों में जाति या पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। आंसर 8 है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है सर्व क्षेत्रीय समाज से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिला हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। नेक्स्ट है पांडुलिपियों के आती थी। तो इसका उत्तर है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती थीं। पहली है कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती थी। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिले। पहले 2 पॉइंट, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। दूसरा पॉइंट है आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इसका थर्ड पॉइंट है मूल पांडुलिपि की नई प्रति बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंत में एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मूल पांडुलिपियों की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपि बनती रही।
और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों को एक दूसरे से भिन्न भिन्न कर दिया गया, अलग अलग हो गई। इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए लेखक ने क्या लिखा था? इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। हमारा लास्ट आंसर है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? उत्तर है, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत खंडों की विशेषताएं इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा है। काल क्रम को विभाजित कर समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया। कालक्रम को विभाजित कर समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें।